हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और काफी दिनों बाद लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग जीवीएन लिखकर भेजेंगे, गुड इवनिंग लिखकर भेजेंगे। सभी भांजे भांजियों को बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक, है ना? ठीक है, समझ में आया? तो ये जो बैक शब्द है ये काफी जगह यूज होता है, वेलकम बैक में, बैकलॉग में, या फिर कम बैक में। तो अब छुट्टियों के बाद में मेरे ख्याल से सभी लोग कम बैक करने के पूरे पूरे मूड में हैं। आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया गया और उस अच्छे खासे टाइम में आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने पढ़ाई भी की होगी, अपना बैकलॉग भी कवर किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मिस्ड यू यार, आई ऑल्सो मिस्ड यू। जो इंसान का दिन है, दिल जो है वो बड़ा ही चुलबुला टाइप का होता है। जब कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं या फिर मेहनत कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि यार एक ब्रेक बड़ा जरूरी है, कहीं घूम के आया जाए, घर जाया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए। बट जैसे रिलैक्स करते करते एक या दो दिन होते हैं, तीसरे दिन से ये फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार वापस काम किया जाए, अब रिलैक्स बहुत हो गया। और अब की बार तो बाय डिफॉल्ट इतनी सारी छुट्टियां एक साथ आ गई तो रिलैक्स कर करके भी थक गए भाई। 2-3 दिन तो मैं सोया ही हूं, सिर्फ उठा, नाश्ता किया, सो गया, खाना खाया, फिर सो गया, फिर भैया दोपहर में, मैं शाम को उठ रहा हूं, फिर रात को रोटी खाई, फिर सो गया। बस 2-3 दिन तो यही काम किया आराम से। ठीक है, तो अब ठीक है, हम सब लोगों ने, मैंने भी और आपने भी खूब अच्छा अमाउंट ऑफ रेस्ट ले लिया है। तो नाउ अब जेई जर्नी को वापस से एक छोटे से पॉज के बाद में आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका जो दिवाली वाला फेस्टिवल है वो कैसा रहा? हाउ वाज योर दिवाली? क्या घर पे सभी स्वस्थ हैं? ठीक है, आई होप आपने पटाखे वगैरह चलाए होंगे, बट बिना किसी नुकसान के। मतलब हाथ में बजाने वाला, है ना, रील वील देखते हो ना, हाथ में ही बजा दे रहे हैं, तो वो सब फालतू के काम नहीं करने हैं। आई होप बढ़िया किया होगा, है ना? बिल्कुल सही, मस्त, गुड, मिस्ड, मस्त, नो छुट्टी। छुट्टी दी तो थी भाई। इतनी मिलती है जेई प्रिपरेशन में। अगर आप अपने सीनियर्स या पुराने किसी एस्पिरेंट से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये छुट्टियां तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी देखा नहीं कितनी बार मैंने ये बात बोली थी, इस बार तुम्हें 10 दिन की छुट्टियां, 10 दिन की छुट्टियां। अगर मान लो मैं उसमें से लेक्चर वाले दिन मिला हटा भी दूं तो 6 दिन या 5 दिन तो मिले हैं ना भाई, आधी तो मान के चलोगे। तो 5 दिन भी बहुत बड़ी बात है। यस, वेरी गुड, मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करें। स्ट्रेट लाइन नहीं, अभी अपने को एक लेक्चर ये और नेक्स्ट लेक्चर भी मेरे ख्याल से लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्लास में जब हम मिले थे लाइव तो हमने लेक्चर नंबर 9 डिस्कस किया था। टुडे इज लेक्चर नंबर 10। मिस कर रहा था मैं, ये सब कब पेन चलाकर देखूंगा। वाह वाह, मजा आ रहा है। चलिए तुम्हें भी मजा आना चाहिए, आई होप। तो बाइनोमियल थ्योरम का मोस्ट प्रोबेबली अपने को एक लेक्चर और लगेगा इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, घबराओ नहीं। और थैंक्स टू यू, आप बच्चों की सपोर्ट की वजह से हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। तो जो हमारा प्लानर में डिले शो हो रहा था वो भी कंपनसेट हो गया। और साथ में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के स्कूल सिलेबस से हट चुका है, बट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्कूल वाले बहुत अच्छे से पूछते हैं। तो हमने वो 2 चैप्टर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, है ना? ताकि हमारा जो बैकलॉग था प्लानर की वजह से वो अब कंपनसेट हो गया लगभग। तो घबराए नहीं, ठीक है? हाँ ना, आई एम बैकलॉग फ्री, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम की, कि बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं, जैसे कि रिमाइंडर निकालने वाले सवाल, लास्ट डिजिट निकालने वाले सवाल, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करेंगे। इसके बाद में, इन टॉपिक्स के बाद में हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और एक टॉपिक पीएनसी का जो मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व होते हैं। बस ये इतने टॉपिक हमारे बचे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो मैंने पूछा लास्ट क्लास में क्या देखा? सर लास्ट क्लास बहुत पुरानी होगी, जो देखा वो भूल भाल गए थोड़ा बहुत। मैंने कहा मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब जब आपके पास में 3 टर्म्स आ जाए, एक्स वाई जेड इसकी पावर n,
अब यहां पे 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सर, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें जो जनरल टर्म लिखते हैं दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो 3 ये वाले आएंगे, फिर x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर गामा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा, जल्दी से बता दो। हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा, पूछ रहे हैं मामा। तो सर दैट सम विल बी ऑलवेज n। इसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी और आप अपने दिमाग पर जोर डालकर यह बताइएगा प्लीज। एक कह रहा है डिफेंडर जला दो भाई डिफेंडर क्यों जला दूं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जल रही है, वो ठीक नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या पूछ रहा था, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला क्या हम हमेशा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज NOT, नंबर ऑफ टर्म्स क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट इज n प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 दैट इज n प्लस 2 C2। क्या ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है या इस पे कुछ कंडीशन है, स्टार मार्क लगाना चाहिए, ये बताओ। हाँ है ना, तो सर इस पे हमेशा स्टार मार्क लगाइएगा, ये हमेशा नहीं लगता। ये तब लगता है जब ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं ना x y और z, ये आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। है ना, बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट हो मतलब कोई भी एक वेरिएबल दूसरी जगह प्रेजेंट ना हो, इस वजह से। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैंने आपको एक एसिडिक क्वेश्चन जो है वो सवाल घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था और इतने टाइम से आप घर पे थे तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं कि वो क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैंने आर की वैल्यू 0 डाली, तो ये बन जाएगा बेटा A0 12C0 माइनस 1 की पावर 0 1 होता है। फिर आर की वैल्यू 1 डाली तो A1 12C1 और यहां पर आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 दैट इज माइनस 1। फिर आर की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आ जाएगा प्लस A2 12C2, ऐसे चलता जाएगा A3 और 12C3। ठीक है, लास्ट में भी वो दिख रहा है 12 वैल्यू पुट कर रहा है, तो दैट इज A12, ठीक है, A12 12C12। ठीक है भाई, अब मुझे आप इसका आंसर बता दो। ठीक है, हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? अब एक बात बताओ कि क्या हुआ होगा सर अगर हम ये प्लस साइन को, मतलब 12C0, फिर ये माइनस और साथ में 12C1, फिर ये प्लस और ये 12C2, ये लोग हम जानते हैं कि ये कहां से निकले होंगे सर, ये निकले होंगे, ठीक है, हाँ है ना, क्या ये बात समझ में आई, KBC। तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि ये वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये पक्का इसमें से निकले होंगे। 1 माइनस एक्स की पावर 12 में से x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा सर दैट इज 12C0, फिर x की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा माइनस 12C1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट होगा प्लस 12C2 और x की पावर 3 का कोफिशिएंट होगा माइनस 12C3। तो सर ये तो इसमें से निकले हैं, है ना। और ये लोग कौन है यार, A1 A2 A3, ये सब लोग कहां से निकले हैं? तो इसके लिए उसने ये जानकारी दे रखी है कि सर दिस इज A0 x की पावर 0 दैट इज 1, A1 x की पावर 1, A2 x की पावर 2, ऐसे करते करते। तो A0 A1 A2 ये इसके अंदर x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स है। तो सर दूसरा एक्सपेंशन आपने पक्का ये वाला लिया होगा और इसमें से निकला होगा x की पावर 0 का कोफिशिएंट A0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट A1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट A2 और x की पावर 3 का कोफिशिएंट A3। क्या ये बात क्लियर है? फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके हमें एक सीरीज बना दी, मतलब आप किसी का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, ठीक है, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की नेट पावर 0 प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों में x की नेट पावर 2, x की नेट पावर 4। तो सर ये पावर जो है ये कांस्टेंट नहीं रह रही है। मैंने कहा हाँ, तो इसके लिए जब भी पावर कांस्टेंट ना रहे तो आप एक छोटा सा काम करो, क्या कि ये जो एनसीआर वाली टर्म्स है इनको पलट के लिख देते हैं। पलट के लिखने का मतलब कि 12C0 12C1 12C2 12C3 और 12C12 की जगह क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बता दो।
सर 12C0 की जगह आप 12C12 लिख सकते हो, 12C1 की जगह 12C11, इसकी जगह 10, यहां 9, यहां 0। तो अब इस 12C12 को हम क्या बोलेंगे, अब यहां ऐसा बोल देंगे कि भाई कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 12 का कोफिशिएंट 12C12 आएगा, x की पावर 11 का कोफिशिएंट 12C11 आएगा विद ए नेगेटिव साइन, x की पावर 10 का कोफिशिएंट 12C10 आएगा विद ए पॉजिटिव साइन। एग्री करना जरा एक बार, भूल तो नहीं गए हो एग्री करना, है ना। अब जरा देखना, अब मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेसिकली A0 12C12 और यहां पर बन गया x की पावर 12 का कोफिशिएंट। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस A1 12C11 x की पावर 12, फिर माइनस की जगह प्लस A2 12C10 x की पावर 12 का कोफिशिएंट। तो बेटू बेटू यस, एक नया शब्द। तो बच्चू लाल ये बताओ कि ये जो कोफिशिएंट है, ये जो सीरीज आपको दी गई है, जो ये लिखा हुआ है, ये क्या है? यहां से देखकर बताओ। सर दिस इज नथिंग बट दिस इज कोफिशिएंट कितनी पावर का? सर हर बार x की पावर 12 बन रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन 1 माइनस x की पावर 12 एंड 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 12। तुम्हारे लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो लेक्चर मैंने दिया था उसके नीचे तुम्हारे कमेंट पड़े थे, बोले सर आप कितना चिल्ला रहे हो, आप पुराने टाइम पे यार ज्यादा ही चिल्लाता था। फिर बोले सर आप पुराने टाइम पे स्मार्ट थे, जवानी के दिन थे वो। इनफैक्ट आई एम यंग ऑल्सो नाउ, है ना। बोले सर बड़े खुश होके पढ़ाते थे, मैं तो यार खुश होके तो अभी भी पढ़ाता हूं, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सीरीज और कुछ नहीं वो ये है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अच्छा, दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 12 बोल दूंगा। दोनों की पावर सेम है, ए की पावर सी बी की पावर सी, दैट इज ए इंटू बी की पावर सी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां आओ, इसमें मुझे x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए, इसकी जनरल टर्म लिखो, दैट इज 12CR माइनस एक्स क्यूब की पावर r। यहां देखना भाई, 12CR माइनस 1 की पावर r और x की पावर 3r। अब मैंने कहा अगर तुझे x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए, यहां 12 बनाना है तो r कितना लेगा? 12 की 4। सर 4 लेते ही 12 बन जाएगा, दैट मींस आप r को पुट कर दो 4, तो ये बन जाएगा 12C4 माइनस 1 की पावर 4 एंड x की पावर 12। ये हमारा आंसर है सर। तो इस पूरी सीरीज का जवाब आ गया बेटा 12C4। दिस इज अवर FNF। बोलो भाई कैसा लगा? कैसा लगा? है ना। तो सर ये चीज उसने ये पूछी है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। और ऑलवेज रिमेंबर, ये मैंने पिछली लेक्चर में भी बोला था, काफी टाइम हो गया, जब भी दो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं, चाहे वो बाइनोमियल हो या फिर किसी एक सीरीज से निकलने वाला कोफिशिएंट दूसरी सीरीज से निकलने वाला कोफिशिएंट, तो पक्का उसने दो एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई करके किसी का कोफिशिएंट पूछा है। इसका आंसर 495 आ रहा है, बहुत बढ़िया, दैट इज गुड यार। चलिए इस सवाल का जवाब बता दिए, दिस इज वेरी इजी। पोल पोल बोलो लोल, है ना, जल्दी से भूल तो नहीं गए पोल अटेम्प्ट करना। तो लियो भाई, पोल 45 सेकंड मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट। जेई मेंस 2023 का सवाल लगा दीजिए। P1 20 है, P2 210 है, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है उसने। तो मैंने कहा P1 है क्या, तो जब आप इसको ओपन करोगे, दिस इज P0 प्लस P1 x की पावर 1 का कोफिशिएंट प्लस P2 x की पावर 2 का कोफिशिएंट, ऐसे चलता जाएगा। तो P1 इज बेसिकली नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, ऐसे मुझे लिखकर भेजेंगे, दैट इज इक्वल टू P1 और ये आपको दे रखा है 20। और ये जो P2 है सर, दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। इसमें क्या है? P2। अब मैंने कहा यार इस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में x की पावर 1 का कोफिशिएंट बता दो, जल्दी से बता दोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है? तो सर एक काम करो, इसकी जनरल टर्म लिख लो, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल a, इसकी पावर अल्फा, सेकंड प्लेस पर बैठा है bx, उसकी पावर बीटा, और थर्ड प्लेस पे बैठा है cx स्क्वायर, उसकी पावर गामा।
बी आ गया आंसर आपका, चेक कर लेते हैं। तो सर यहां से आप बोल सकते हो दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, एक्स की नेट पावर बताओ, यहां से बीटा यहां से 2 गामा, तो एक्स की पावर इज बीटा प्लस 2 गामा। अगर P1 निकालना है, अच्छा एक और चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा क्या होना चाहिए, 10। अगर आपको P1 निकालना है तो क्या करोगे, क्या आंसर आ रहा है भाई, 12 आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, आईआईटी दिल्ली कुछ लोग बोल रहे हैं 51%, 21%, तो 51% जनता ये बोल रही है। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ उनको मैं तरीका बता रहा हूं, सामने देखना, अपन खाली टेक्निक बताएगा, करना आपको है, ठीक है। तो सर अब हमें अगर P1 चाहिए, दैट मींस फॉर P1, अच्छा वैसे तुम लोग हो बहुत शरारती भाई, है ना। पहला पहला दिन मेरे छुट्टी का और तुम लोगों की छुट्टी का, जिस दिन संडे था उस दिन मैंने क्लास ली। मतलब ऐसे ही अपने मन की बात शेयर कर रहा हूं, अपने तो एक ही परिवार के लोग हैं, परिवार में कुछ लोग चुलबुले भी होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ शरीफ होते हैं, मैं तो बहुत शरीफ हूं भाई, देखो। तो उस दिन मैंने वो 3 घंटे की क्लास ली, मैंने कहा यार अब आगे 10 दिन की छुट्टी आ रही है, 3 घंटे की क्लास, सबने पहले हाँ भर दी भाई, सब लोग आ भी गए, अच्छे से एंजॉय भी किया, क्लास भी पढ़ी अपने ने मुझे ऐसा लगता है आपने एंजॉय किया। बट जैसे ही शाम को फिर बच्चों ने बोला कि सर सारे लेक्चर एक साथ डलवा देना, ताकि हम अब 10 दिन तक अपने आप देख लेंगे। मेरा भी एकदम थॉट क्लियर था, मैंने कहा भाई 10 दिन तक अब मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, तो ये मेरी तरफ से कुछ लेक्चर है तुम देख लेना। अब मुझे नहीं पता था कि फिजिक्स वाले सर भी और तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर भी, और केमिस्ट्री में भी 3 वैरायटी है, उसमें से 2 वैरायटी एक्टिवेट हो जाएगी, उन सब ने भी लेक्चर डलवा दिए, है ना। और उन सबका गुस्सा मेरे वाले लेक्चर के नीचे, भाई साहब काहे की छुट्टी, हमारी छुट्टियां बर्बाद कर दी, छुट्टी मत देते, 17 आवर कंटेंट, ये वो लगे हुए। मुझे एक बार तो लगा हटवा देता हूं भाई, बच्चों को परेशान नहीं करना है ना। वो 7 लेक्चर या 5 लेक्चर, जितने भी 17 आवर्स कंटेंट, ऐसा कुछ चल रहा था। फेक छुट्टियां, कोई छुट्टियां नहीं है, ठीक है। जर्नी, एक नया डायलॉग, जर्नी टफ है नहीं, बनाई जा रही है। मैं कह यार इनको क्या हो गया, ये तो शरीफ थे फिर धीरे धीरे समय बीता, वो कमेंट्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए, फिर मिसियो मामू चलने लगे। मैंने कहा हाँ अब आगे लाइन पे, है ना। अचानक से आतंक मचा दिया भाई तुम लोगों ने, पूरी रात परेशान रहा हूं। मैं कहा यार ये कैसे बच्चे हैं, इन्होंने खुद बोला था, पोल करवाया, 92% रिजल्ट आया था पोल में। मैं कहा ये लोग कौन है। अच्छा मैंने उसमें एक चीज और भी नोट की, अब ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ये बेचारे भूल जाते हैं कि मास्टर कमेंट के साथ साथ तुम्हारी आईडी भी पढ़ रहा है, और मास्टर के पास में बैकएंड भी है भाई। तो कुछ 3-4 बच्चे, कुछ हो सकते हैं जेन्युइनली भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हो, मैं उस बात से नहीं एग्री कर, मतलब उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट कुछ 3-4 आइडेंटिटी या फिर कुछ 3-4 मुझे मतलब बोलते हैं ना यूजर नेम ऐसे मिले जो हर वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं। फिर मैंने उनको पीछे फोन किया बैकएंड टीम को, वो भी दिवाली की छुट्टी पे थे। मैंने कहा नहीं भाई इनका वो निकालो एक बार, वाचिंग आवर्स, ठीक है। वाचिंग आवर इज द मतलब बोलते हैं ना कि ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट है, उससे पता चलता है बच्चा कितना लेक्चर देख रहा है। उन 4 बच्चों के यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग मैंने उनके वाचिंग आवर्स निकाले, किसी का भी वॉचिंग आवर्स 9 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा नहीं था। मतलब पूरा अर्जुना स्टार्ट होने के बाद में 9 घंटे, मतलब 3 लेक्चर ज्यादा उन्होंने देखे ही नहीं है, 4 लेक्चर पकड़ लो। और ज्ञान पेलने में सबसे आगे, बोले भैया इतने लेक्चर क्यों। मैं समझ गया, मैं कहा ये यहां पर नेता या अभिनेता बनने आए हैं, आईआईटीएन बनने तो नहीं आए। तो फिर जाकर मैं रिलैक्स हुआ ठीक है, हाँ ठीक है। और आपने देख लिए हैं वो लेक्चर, जल्दी से बताओ। हाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री अचानक से, हाँ तुमने तो देख लिया। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के 3 लेक्चर थे और एक लीनियर इनइक्वालिटी का था। नहीं देखे, ठीक है अपने हिसाब से देख लेना। चलिए P1 के लिए क्या चाहते हो सर, यहां पर पावर में 1 बने, दैट मींस हम चाहते हैं कि बीटा प्लस 2 गामा दैट शुड बी इक्वल टू 1, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 10। इस केस में बेटा बनाओगे आप एक टेबल,
और जो कि हो एकदम सुटेबल। अल्फा, बीटा, गामा एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनमें से किसी एक को फिट कर लेते हैं। तो अगर गामा को 0 पुट करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा सर 1, और 10 बनाने के लिए इसको 9 होना पड़ेगा। और कोई तरीका है गामा को 1 पुट करूं, बीटा -1, सर एक ही केस है। तो यहां से आप बोल सकते हो P1 की वैल्यू क्या आ गई, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, दैट इज 10 फैक्टोरियल पॉल्यूशन भाई पॉल्यूशन 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ए की पावर में अल्फा दैट इज ए की पावर में 9, बी की पावर में बीटा दैट इज बी की पावर में 1, सी की पावर में गामा दैट इज 0। तो ये P1 आ गया सर। ठीक है, अब P2 के लिए क्या करोगे जल्दी से बता दो। सर P2 के लिए भी यही करेंगे। अब हम चाहिए कि सर P2 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब ये जो x की पावर में है ये 2 बनना चाहिए। तो बीटा प्लस 2 गामा शुड बी इक्वल टू 2 एंड अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। बना दो टेबल, केसेस बताओ भाई। अबे घूमने तो नहीं चले गए। अगर मैं गामा को 0 रखूं तो बीटा 2 ये 8, गामा को अगर मैं 1 रखूं तो ये आ जाएगा सर बीटा 0 और ये 9। ये 2 केसेस आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसमें पुट करना, फिर ये वाला एक बार इसमें पुट करना, दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू P2। तो मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आंसर बच्चों ने बता दिया, दैट इज डी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अब हम आते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पे। ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि ये जो पार्ट मैं अब बता रहा हूं आपको, ये बिलोंग करता है उस कैटेगरी से जहां से 100% क्वेश्चन आएगा। मतलब हमने बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारी चीजें पढ़ी, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। दिस पार्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत आसान है। बस आपको कुछ चीजें सीखनी है, रिमाइंडर बेसिस पर हम काम करने वाले हैं, रिमाइंडर हम निकालने वाले हैं। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, दैट इज फाइंडिंग रिमाइंडर। और मैं इस कैटेगरी को क्या बोल रहा हूं, दिस इज 100% क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, 100%। हाँ, और इनफैक्ट इतने सवाल पूछे गए हैं कि आप बोलोगे कि भाई साहब ये क्या कर रहा है। और बहुत ही सिंपल सिंपल सी टेक्निक है, बस आप सुनते जाइएगा प्लीज। कोशिश करो कि एक ही बार में समझ में आ जाए, इससे दोबारा रिपीट ना बोलना पड़े। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी। अब स्टार्ट करें। ठीक है, मजाक मस्ती हो गई। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। आ जाइए। तो थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देता हूं ताकि मैं एक बार अपनी बातें खत्म कर लूं, उसके बाद में फिर आप लोग जो भी डाउट हो वो पूछिएगा प्लीज। अब रिमाइंडर वाली चीजें आप बहुत बचपन से जानते हैं और आपने सीखी भी हैं। कुछ चीजें एक बार वापस से रिकैप करवा देता हूं। जैसे कि यहां पर पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये बाइनोमियल का एप्लीकेशन है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। ये क्या चीज है ये मैं आपको बताऊंगा सोचने के वक्त। पहले यहां पर आओ, रिमाइंडर या तो 0 होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पहली चीज आप बोल सकते हो रिमाइंडर या तो 0 होगा या क्या होगा, सॉरी नेगेटिव नहीं, रिमाइंडर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। तो मतलब सर अगर कभी हम 15 को 4 से डिवाइड करें तो सर दैट इज 4 3 जा 12, ये रिमाइंडर आ गया सर +3। दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, है ना। तो 15 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर +3 भी आता है। बट जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो सर ये भी हो सकता है कि 15 और यहां पर हमने लिख दिया 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 4 जा 16, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर ये आ जाएगा -1, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये भी तो रिमाइंडर है। मैंने कहा बिल्कुल सही, समझने वाली बात है। ये दोनों ही रिमाइंडर है और दोनों ही ठीक है, बट टेक्निकली स्पीकिंग रिमाइंडर हम कभी भी नेगेटिव नहीं बताते। दोनों डिवीजन एकदम सही है। तो रिमाइंडर किसी भी केस में अगर आपका नेगेटिव आए तो वो आंसर देने से पहले आप एक काम करिएगा। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है सर हमारे पास में -1, रिमाइंडर इज इक्वल टू -1, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है या एक्चुअल आंसर कैसे देना है, एग्जामिनर को कैसे बताना है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो उसमें ऐड कर दो। तो फाइनल आंसर आपका वही निकल आएगा जो एक्चुअल में करेक्ट है। तो रिमाइंडर हम कभी भी नेगेटिव नहीं बताते, बल्कि यहां पर लिखते जरूर है, दैट इज गुड, बट कोई पूछे तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं, इसका रिमाइंडर +3 होगा।
ये हुई पॉइंट नंबर 1। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर, ये वाला चीज हो गया, ये बात सबको पता है, ये क्या लिखा हुआ वो भी बता देता हूं। दिस मीन्स कि अगर आप कभी, लिखना नहीं है, ए को बी से डिवाइड करते हो और यहां पर कुछ क्वोशिएंट आता है और डिवीजन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में यहां कुछ रिमाइंडर आता है, तो यहां से आप बोल सकते हो ए इज नथिंग बट बी टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, बी टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये बात समझ में आती है? अब सर इसका यूज क्या है? मैंने कहा ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। कई बार वो सवाल में पूछेगा कि ए अपॉन बी कितना है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने बी से जब डिवाइड किया तो ए अपॉन बी, यहां पर बचा क्यू और ये आ जाएगा सर आर अपॉन बी। ठीक है, वैसे ये वाली चीज मत लिखो, बस तुम इतना ही ध्यान दो कि जो हमारे पास में जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो ए इज बी टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखा जाता है। आप यहां देख सकते हो, दैट इज 15 इज 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। ठीक है, अब इस चीज का यूज है ना, कई बार डायरेक्टली वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका रिमाइंडर बताओ, कई बार पूछेगा फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। आई होप यू नो फ्रैक्शनल पार्ट। जिन बच्चों को नहीं पता कि किसी भी नंबर का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, क्योंकि अब ये थोड़ी देर के लिए वापस एक्टिवेट हो रहा है, जैसे 2.73 का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 2.73 का फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली सर यही नंबर में से इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो। अब मैं पूरा बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो 2.73 माइनस 2 सर आंसर आ गया 0.73। ठीक है, ऐसे आप जानते हैं। इसमें एक तरीका और भी होता है सॉल्व करने का, वो ये होता है कि इस फ्रैक्शनल पार्ट वाले ब्रैकेट के अंदर 2.73 को आप ऐसे लिख दो 2 प्लस 0.73, है ना। तो अब ये जो इंटीजर फंसा हुआ है ना, जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो इंटीजर है उसको आप गायब कर सकते हो। इंटीजर को हटा दो, 0.73 और 1 से छोटा नंबर और 0 के बीच का कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शनल ब्रैकेट के अंदर है तो वही आंसर होता है। समझ में आया कि 0.73 हटा निकालने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि आप 2.73 को ऐसे लिखो 2 प्लस 0.73। अब जो इंटीजर है वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर से गायब किया जा सकता है। इसका और इसका जवाब सेम आएगा। आप चाहो तो इसको उस रास्ते से निकाल के देखो, 0.73 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.73 घटाऊंगा, 0.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 0.73 माइनस 0, तो यही आंसर आ जाएगा। अब इस फैक्ट का यूज करके कई बार क्या है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शनल पार्ट का सवाल बनाकर पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि भाई अगर 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपने बोला रिमाइंडर आएगा सर 3। क्या ये बात क्लियर है? अरे यही तो, हाँ बेसिक समझो अभी। तो अब मैंने सवाल बदल दिया, मैंने बोला कि जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। तो इसका जो आंसर होता है ना वो बेसिकली रिमाइंडर अपॉन वो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया है। तो अभी एक बार आंसर पे फोकस नहीं करते, पूरी प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि सर आप 15 को लिख सकते हो, वही सेम तरीका। 15 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3, तो 15 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस दैट इज द रिमाइंडर 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब एक काम करो, 4 को इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे डिवाइड करूंगा सर ये आ जाएगा 3 प्लस 3 बाय 4। ठीक है, आराम से देख लो। अब सर ये इंटीग्रल पार्ट है, आपने अभी भी समझाया कि इंटीग्रल पार्ट गायब कर दो। अब 3/4 का फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली 3/4। क्यों सर, क्या बोलता है फ्रैक्शनल पार्ट कि उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप डिलीट कर दो या हटा दो। तो 3/4 1 से छोटा नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, यही इसका आंसर आ गया। तो बेसिकली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया और उसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, रिमाइंडर अपॉन दैट नंबर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीज भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है भाई, हाँ। तो इफ a की पावर n डिवाइडेड बाय b, और अगर आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो दैट इज आंसर आता है बेटा रिमाइंडर डिवाइडेड बाय b। आंसर क्या आता है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय b। ठीक है, हाँ डायरेक्टली आप ऐसा। और ये वाला जो ब्रैकेट है दिस इज द ब्रैकेट फॉर FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
एक बात, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं बताते, दूसरी बात ऐसे लिखते हैं, तीसरी बात फ्रैक्शनल पार्ट वाला। अब आता हूं चौथी बात पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, उसको किसी दूसरे नंबर से आपको डिवाइड करना है, और आपसे रिमाइंडर पूछा है। जैसे मैंने क्या किया, 15 को 4 से डिवाइड किया, मैंने पूछा रिमाइंडर बताओ। तो आप सभी को पता है आंसर 3 है। मैं थोड़ा नंबर बड़ा कर देता हूं, लेट्स से 45 है ना। 45 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? रिमाइंडर आर बराबर, सर ऑब्वियसली दैट रिमाइंडर इज 1, क्योंकि 44 मल्टीपल होता है, +1। इसको करने के और भी तरीके हैं। क्या कि आप इस 45 को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 4। आप इस 45 को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। हाँ, अब जो टेक्निक सिखा रहा हूं ध्यान से देखना। तो अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा? मुझे रिमाइंडर बताना। अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं सर, रिमाइंडर आएगा 1। और अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूं, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा सर? 1। ये जो दो रिमाइंडर्स आए हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल रिमाइंडर इज 1। ठीक है। अब यहां देखना जरा, 3 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा सर? 1। सॉरी, जब मैं 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर तो 3 आएगा ना, क्योंकि 3 छोटा नंबर है। डिवाइड बड़े नंबर से कर रहे हो तो छोटा नंबर खुद ही रिमाइंडर है। 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। और 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? वापस से 3। अब इन तीनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सर ये आ गया 9। बट मैं अपना आंसर 9 नहीं बोल सकता। कारण क्या है? क्योंकि ये नंबर, रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो सर ये जो 9 है ये आप आंसर नहीं करोगे, ये रिमाइंडर नहीं है। अभी भी ये 4 से बड़ा है, तो इसको फिर से 4 से डिवाइड करो। अब आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर आएगा 1, है ना। तो चाहे आप इसको कलेक्टिवली डिवाइड कर लो, समझ में आया, और चाहे आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ के डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा बोले सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4। तो मैंने कहा 3 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 15 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया जल्दी बताओ सर? रिमाइंडर आया फिर से 3। 3 का मल्टीप्लीकेशन 9, 9 को फिर से 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर फिर कितना आ गया? 1। सर इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, आजा। 3 इंटू 15, बट देखो ऑलवेज रिमेंबर, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है वो आपकी रफ कॉपी में चलेगा, कैलकुलेशन में भी चलेगा, बट आंसर देते वक्त कभी नेगेटिव रिमाइंडर मत बताना। जैसे 3 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर सर -1। ये लो भाई, रिमाइंडर -1 होता है। और सर यहां पर इसको डिवाइड कर दिया तो 4 4 जा सर 16, ये लो रिमाइंडर -1। तो मैंने कहा इन दोनों रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है सर? दैट रिमाइंडर इज 1। ये लो, और अब की बार 1 4 से छोटा है तो आंसर इज 10। फिर एक बच्चा बोले सर मैं तो एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लिखूंगा, कि इस पे रिमाइंडर 3 आ रहा है और इस पे रिमाइंडर -1 आ रहा है। मैंने कहा इन दोनों को रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर, कितना आंसर आ रहा है? इन दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर, तो सर आंसर आ रहा है हमारा -3। मैंने कहा नेगेटिव आंसर कभी देना नहीं था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो ऐड कर दो, तो आंसर इज 1, है ना। तो किसी भी तरीके से चले जाओ। अब जैसे मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि 12 की पावर 33 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? अब मैंने धीरे धीरे नंबर बड़े कर दिए कि 12 की पावर 33 कोई नंबर है यार, उसको 11 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? अगर हम इसी तरीके से सोचे, अब हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम 12 की पावर 33 निकालने जाएंगे। हमने सर समझ लिया कि यहां पर 12 जो है ना वो 33 टाइम्स लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और डिवाइड कर रहे हो आप 11 से। तो जब मैं 12 को 11 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर आता है 1।
12 को 11 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 1 1, और यहां पर भी 1। इन सारे रिमाइंडर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, रिमाइंडर इसका एक्चुअल में आएगा जी 1, ठीक है, क्योंकि 11 से छोटा है। ठीक है भाई, यहीं पर मैं अगर आपसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लेता तो कि 12 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 11, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो सर सेम कहानी है, दैट इज रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो आपका आंसर हो गया। ये लो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम कहां लगती है वो बताता हूं, क्योंकि अभी जो बातें बता रहा हूं ये तो बहुत बेसिक्स है। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि इस 11 को आप इसके अंदर बनाओ, बना लो भाई। 11 को इसके अंदर बनाओ का मतलब है कि 12 के नजदीक में 11 या 11 का कोई मल्टीपल प्रेजेंट है क्या? हां सर, 12 के नजदीक में बेसिकली 11 खुद ही प्रेजेंट है। हम इस 12 की पावर 33 को, अब जरा देखना, यहां पर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहा हूं। अब तक जितने भी बातें बोली उसमें से कुछ भी लिखने वाली नहीं थी, सारी की सारी सीखने वाली है। सवाल और जो पार्ट लिखने वाला होगा उस पर आपको बता दूंगा कि ये लिख लेना। मैंने इसको डिवाइड करना 11 से, तो जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हो उसको इसके अंदर बनाओ। और अब की बार बाइनोमियल अगर आपको यूज करनी है तो उसे दो टर्म्स बनानी है। मैंने 12 को लिखा 11 प्लस 1 की पावर 33, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया। 33C0 11 की पावर 33, फिर 33C1 11 की पावर 32, और चलता गया। सेकेंड लास्ट टर्म बताना 33C32 11 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1, और लास्ट टर्म आएगी 33C33। आराम से देखिएगा प्लीज, क्या मैं ये बोल सकता हूं इस इतने पूरे पार्ट में लास्ट टर्म को छोड़ दो, इसमें 11 की पावर 1 है, 11 की पावर 2 है, फिर 3, ऐसे करते करते इस पूरे पार्ट में 11 प्रेजेंट है, तो दिस इज 11 टाइम्स एनी इंटीजर, है ना? दिस इज 11 टाइम्स एनी इंटीजर। सर आपको कैसे पता? जो पीछे आपने कॉमन लेकर 11 कॉमन लेकर आपने लिख दिया, आपको कैसे पता कि वो एक इंटीजर ही बचेगा? मैंने कहा खुद सोच, पीछे बचा क्या? 33C0 11 की पावर 11 कॉमन लेने के बाद में 32, फिर 33C1 11 की पावर 31, ऐसे करते करते लास्ट में कहां तक पहुंचा? 33C32, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इसकी वैल्यू होती है सर 1। अब इस पूरे को मैं एक इंटीजर बोल रहा हूं, तो क्या गलत बोल रहा हूं भाई? इसमें कोई भी ऐसी पार्ट है या कोई भी ऐसा इंसान प्रेजेंट है जो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा? नहीं सर, ये खुद इंटीजर होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 11 की सम पावर, तो वो भी इंटीजर होती है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि दिस इज 11 टाइम्स एनी इंटीजर प्लस 1, है ना? तो भैया याद कीजिए वो वाली चीज, व्हेन ए डिवाइडेड बाय बी कोशेंट इज क्यू और आर, तो आप क्या लिखते हो? ए इज इक्वल टू बी टाइम्स कोशेंट प्लस आर। अब की बार ए कौन है सर? ये रहा। बी कौन है जिससे आपने डिवाइड किया है? सर बी हमने डिवाइड किया किससे? मतलब ये वाला डायग्राम हम किसके लिए बनाते हैं? व्हेन ए डिवाइडेड बाय बी के लिए। तो बी है सर 11, ये रहा। सर हमें क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं है, तो फिर भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये इंटीजर, ये पूरा। हमें बात की जा रही है रिमाइंडर की, तो सर ये रहा रिमाइंडर, है ना? ठीक है, तो ये यूज है जी बाइनोमियल थ्योरम का, समझ गए? तो अब मैं फटाफट अपने सारे पॉइंट्स एक बार रिकैप कर दूं। ए की पावर m जब अगर b से डिवाइड किया जाए, बिकॉज अभी मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, उनकी पावर बहुत बड़ी बड़ी होगी, देन ट्राई टू फाइंड पावर ऑफ ए नियर टू मल्टीपल ऑफ बी। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप a की पावर m को b से डिवाइड कर रहे हो, तो इस a के अंदर b को बनाओ, ठीक है? मतलब आप कोशिश करो a को ऐसे लिखने की, मल्टीपल ऑफ b प्लस माइनस 1। क्योंकि जब प्लस माइनस 1 होता है ना, तो हमारी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। कोशिश करो प्लस माइनस 1 बनाने की। जैसे कि आपने देखा कि ये सवाल कितना आसान हो गया। अब खुद सोचो अगर यहां पे 13 होता, उस पे भी आएंगे, घबराओ मत, सारी चीजों पे आएंगे। अगर यहां 13 होता, 13 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 11, तो सर जब 13 को 11 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 नहीं आता, रिमाइंडर आता 2। 2 2 2 2 2 2 कितनी बार होता सर?
सर 2 होता 33 टाइम्स, तो आप क्या रिमाइंडर 2 की पावर 33 बोलते हैं? मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि 2 की पावर 33 इटसेल्फ इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 11, तो हम रिमाइंडर कभी भी जिस नंबर से डिवाइड किया उससे बड़ा नहीं बताते हैं। समझ में आया? तो सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि अगर आपको ये जो a है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जिसकी बहुत बड़ी पावर लगा रखी है, वो ऐसे ब्रेक हो जाए, मल्टीपल ऑफ b प्लस माइनस 1। अगर प्लस माइनस 1 नहीं मिल रहा तो ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 करेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। बट सबसे पहला ट्राई यही है। या फिर आप इसको बोल सकते हो, अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ b प्लस माइनस 2। फिर ये भी नहीं मिला तो फिर ठीक है सर, मल्टीपल ऑफ b प्लस माइनस 3। फिर ये चलने देंगे, हम धीरे धीरे इन नंबर्स को बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर नंबर जितना छोटा होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ये वाली बात समझ में आई? रिमाइंडर इज नेगेटिव नहीं होता, आप जीरो और पॉजिटिव होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाली बात क्या है, ये देखो, व्हेन a की पावर m डिवाइडेड बाय b इज एज सेम एज r1 की पावर m डिवाइडेड बाय b। तो ये काम आपने यहां किया तो है, देखना जरा ध्यान से। वो ये बोल रहा है सिंपल सा तरीका कि आपको एक बहुत बड़े नंबर की पावर या एक बड़े नंबर की पावर आपने लगा दी, उसके बाद में आपसे रिमाइंडर पूछा। अब मैं इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रहा हूं, मैं साइन लगा रहा हूं 3 डंडे, मतलब सेम एज। इसमें रिमाइंडर निकालो। आप एक काम करो, 12 को डायरेक्टली 11 से डिवाइड कर दो, इसमें रिमाइंडर निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ में आया क्या बोला गया है? वो बोल रहा है कि a की पावर m को जब आप b से डिवाइड करते हो तो इस पूरे में जो आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा दैट इज एज सेम एज r1 की पावर m डिवाइडेड बाय b। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर है, नो, ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर नहीं है, बट दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका रिमाइंडर भी और इसका रिमाइंडर भी सेम आएगा। अब सर ये r1 कौन है? मैंने कहा डायरेक्टली मैंने a को b से डिवाइड कर दिया, ये m देख ही नहीं रहा हूं, a को b से डिवाइड किया, तो 1 की पावर 33 अपॉन 11, मतलब बेसिकली 1 को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ गया सर? 1 आ गया सीधा सीधा, है ना। और एग्जांपल देखो, जैसे 3 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और देखते हैं इसमें। अब सर इसमें क्या करें? तो मैंने कहा देख, पहला थॉट, 7 से डिवाइड कर रहे हो तो मतलब मुझे इसके अंदर 7 बनाना है। अब मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है कि 3 का कोई मल्टीपल या 3 की कोई पावर, मतलब 3 की कोई पावर 7 की किसी मल्टीपल के आसपास होती है क्या? जैसे 3 की पावर क्या क्या होती है? 3 की पावर 1 इज 3, फिर 3 की पावर 2 इज 9, 9 जो है वो 7 से 2 यूनिट दूर होता है। फिर 3 की पावर 3 इज 27, हां सर 27 28 के नजदीक होता है। मैंने कहा तू 27 को 28 के नजदीक क्यों ढूंढ रहा है? बोले सर प्लस माइनस 1 वाला रिलेशन है एक तो, और 28 में 7 है। अल्टीमेट एम सोचो जरा, आपको ये 7 ऊपर बनाना है कुछ भी करके। तो मुझे एक रास्ता दिखाई दिया कि 3 की पावर 3 इज बेसिकली 27, और 27 को मैं लिख सकता हूं 28 माइनस 1, और इस 28 में मुझे 7 दिखाई दे रहा है। तो जो बात मैं आपको बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो अब आपको दिखाई दी कि हां सर हमने इस 3 की पावर में 7 को बना दिया। ये देखो ये बैठा 7। अब इसको बाइनोमियल से समझो कि फायदा क्या होता है। तो सर हम क्या करेंगे, 3 की पावर हमें क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 101 को पहले ऐसे लिखा, 3 की पावर 2 अलग कर लिया इंटू 3 की पावर 99। अब ये 2 अलग क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर आपको 3 की पावर 3 बनानी है। तो 3 की पावर 3 तो तब बनाओगे ना जब यहां पर 3 का मल्टीपल होगा। हां सर। अब इस 27 को लिखो सर 28 माइनस 1। इस 3 की पावर 2 को एज इट इज रहने दो। मैंने कहा ठीक है। अब इसको ओपन करो तो पहली टर्म आएगी 33C0, 28 की पावर 33 माइनस 33C1, 28 की पावर 32, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा। सेकेंड लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो आएगी सर आपके पास में 33C32, 28 की पावर 1।
और लास्ट टर्म आएगी सर -33C33। अब जो एक प्यारी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं, उस चीज को आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना सीखो कि हां सर आप सही बोल रहे हो। क्या मैं इस पूरे में से, इतने पार्ट में से, क्या मैं इस पूरे पार्ट में से 28 कॉमन ले सकता हूं? देखो यहां पे 28 की पावर 1 प्रेजेंट है, इससे अगली टर्म में 28 की पावर 2 होगी, फिर 3 और 28 की पावर 33 तक आप जा रहे हो। तो मैं हर एक टर्म में से 28 अगर कॉमन ले सकता हूं तो 7 भी तो कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 28 के अंदर एक 7 होता है। तो क्या मैं इस पूरे पार्ट को 7 इंटू एनी इंटीजर लिख सकता हूं कि भाई मैंने पूरे में से 7 कॉमन ले लिया, इनफैक्ट 28 कॉमन लिया तो 7 भी ले लिया कॉमन, पीछे एक इंटीजर बचा और माइनस के बाद में सर यहां बचा 1, 33C33 इज 1 और बाहर बैठा था सर 9, है ना। अब इसको अंदर भेज, ये इंटीजर इससे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, हाँ है ना। तो कोई इंटीजर जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको एक नया इंटीजर I1 बोल दो, है तो इंटीजर ही, कोई भी एक इंटीजर, हमें वो इंटीजर नहीं जानना बिकॉज ये बेसिकली क्वोशिएंट बनेगा, हमें रिमाइंडर पे ध्यान देना है। और फिर जब ये 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9 ये रहा, ठीक है ना। तो मतलब सर हमने इस पूरे को ऐसे लिख दिया कि 3 की पावर 101 इज 7 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस ये वाला पार्ट रिमाइंडर का है। बट सर ये तो नंबर बड़ा है, किससे? 7 से बड़ा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, -9 को 7 से एक बार और डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर आ गया -2। रिमाइंडर नेगेटिव बताते नहीं है, तो रिमाइंडर अगर नेगेटिव नहीं बताते हैं तो फिर रिमाइंडर -2 को आप पॉजिटिव कैसे करोगे? तो सर -2 में जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो जोड़ दो, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर? 5। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 5, ठीक है। मतलब सर हमने इस 3 की पावर 101 को कैसे लिखा? 7 इंटू इंटीजर -9। अच्छा, इस -9 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अब मैंने ये आंसर 5 कैसे बोला वो भी बताता हूं। आप एक काम करो, इस -9 में -5 + 5 कर दो, सर ये बनेगा -14 + 5 और 7 इंटू एनी इंटीजर, इस पूरे में से फिर से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 इंटू एनी इंटीजर -2 + 5। अब किसी भी इंटीजर में से 2 घटा भी दोगे तो इंटीजर ही रहेगा। तो सर हमने इस पूरी कहानी को जो 3 की पावर 101 थी जिसको आपने ऐसे लिखा, उसको हमने ऐसे लिख लिया 7i + 5, ठीक है। तो सर ये जो +5 है ना, ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? रिमाइंडर आ गया सर 5, ये बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली देखना चाहते हो कि 3 की पावर 101 था सर और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ। बोलो भाई, अब तुम बताओ कैसे करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 3 की कुछ पावर बना लो, मतलब जो मैंने आपको अभी यहां करके दिखाया उसको मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूं कि 3 की पावर 2 अलग कर ली, पीछे बचा 3 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 7, देखते रहना। तो 3 की पावर 99 इज बेसिकली 27 हो जाएगा क्या? 27 की पावर 33, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो दिस इज 3 की पावर 2 एंड दिस इज 27 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 7, देखते रहना, ठीक है। ये सारा काम एक ही है, बस इस काम को आप ऐसे थोड़ा तेजी में कर रहे हो और यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर रहे हो, बोथ आर सेम, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा सर एक बार बताओ सर, ये नंबर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा ये लिखा हुआ है 9, और ये 27 कितनी बार लिखा हुआ है सर? 33 टाइम्स, ठीक है। हर एक नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बता भाई 9 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 27 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1, ठीक है सर। रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऊपर कितना बचा ये बता, तो ये -1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 33 टाइम्स, तो सर ये पूरा का पूरा बचा -2 डिवाइडेड बाय 7। अब यही हमारा रिमाइंडर है, परंतु सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है? -2 में जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो जोड़ दो, तो सर 5 इज अवर FNF, 5 हमारा क्या हो गया? FNF हो गया जी, ठीक है। 5 हमारा क्या हो गया?
एफ एन एफ हो गया। तो मैंने कुछ दो चार चीजें बताई, आई होप आपको सारी समझ में आई होंगी, है ना। हाँ, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि चौथा पॉइंट क्या है कि आप इसकी जगह R1/M भी लिख सकते हो। बोलो भाई, अगर क्लियर है और एसएमजे है तो एसएमजे लिखकर भेजें प्लीज। हाँ, इजी है। एक छोटा सा चीज और देखना, अगर मान लो मैं कभी आपको 70 को 4 से डिवाइड करने के लिए बोलूं और मैं आपसे इस फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में सुनीता ने तो क्या किया सर, डायरेक्टली ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि 68 4 का मल्टीपल होता है, तो रिमाइंडर आ गया सर 2। ठीक है, आराम से देखना कि सर 70 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं ये फ्रैक्शन कितना होगा, मैं रिमाइंडर पूछ रहा हूं भाई, सवाल ये है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई बताओ। हाँ, तो सुनीता ने बोला सर 2, सुष्मिता बोली सर ऐसे कैसे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सुष ने क्या किया, इस 70/4 को पहले लिख दिया 35/2। सुष्मिता ने क्या किया, 70/4 को 35/2 लिख दिया और उसके बाद में बोला सर अब देखो रिमाइंडर आ रहा है 1। मैंने कहा कैसे, बोले 17 इंटू 2 34 प्लस 1, है ना। तो कौन सा पार्ट सही कहलाएगा, ऑब्वियसली सर दिस पार्ट इज रॉन्ग, यही सही है क्योंकि आपसे रिमाइंडर पूछा गया है। क्योंकि जो लोग इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर नीचे एक एक 2 कैंसिल करने के बाद में यहां पहुंचेंगे और वो रिमाइंडर आंसर देंगे, वो 1 बोलेंगे। नो डाउट 35/2 का रिमाइंडर 1 है, बट आपसे 70 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर पूछा गया था, समझ गए। अच्छा, आप अगर इस मेथड से जाते हो तो फाइनली आपने एक एक 2 उड़ाया है, तो इसमें एक एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर विल बी 2। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट अगर आप सिंप्लीफाई करते हो लेट्स से, तो रिमाइंडर निकालते वक्त जो जो पार्ट आपने ऊपर नीचे कैंसिल किया था ना, जैसे यहां पे आपने एक 2 का फैक्टर उड़ाया, तो उस रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक पूछ रहे सर रिमाइंडर 2 कैसे हुआ ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देख बेटा आजा, 4 1 जा 4, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर 3 और ऊपर से एक 0 आया, 4 7 जा 28, आहा ये देख, ये रहा रिमाइंडर 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर की बहुत सारी कहानियां मैंने आपको समझा दी है। लो भैया रैपिड फायर राउंड, जानकर हैरानी आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए मत, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं, सारे सारे। और देखो ये सारे के सारे जेई मेंस के सवाल है भाई, इतने अच्छा, इतने जितने मैं लेकर आया हूं उससे ज्यादा तुम्हारे लिए होमवर्क है, डिब्बी है। फटाफट हर एक सवाल का जवाब देंगे। 3 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर बताना है, हर एक पार्ट में रिमाइंडर बताना है, जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है वहां पर फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। पहले वाले का आंसर क्लियर है सर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, कोई भी पार्ट मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सर 3 की पावर 200 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो 8 को इसके अंदर बनाना है सर, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। मैंने कहा कैसे सर, आप इसको लिखो 3 की पावर 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 9 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, और 9 को जब 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आता है, 1 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा सर 1। क्लियर है, पहले वाले का आंसर 1। 3 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 7, ये करवा दिए क्या, हाँ 3 की पावर 101 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 5। ठीक है, ये करवा दिया हमने सर, इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, तुम रिमाइंडर निकालो पहले। 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, मतलब इस 13 को यहां बनाना है ऊपर, तो 5 की कोई पावर 13 या 13 के किसी मल्टीपल के आसपास होती है। 13 इंटू 2 26 होता है, और 26 25 प्लस 1 होता है।
क्योंकि हमें 13 को ऊपर बनाना है, समझ गए? 25 बनाओ, ठीक है सर। आ जाओ, कैसे करोगे जरा देखना सर। 25 बनाना है तो 5 की पावर हमें ऑड नहीं इवन चाहिए, तो 99 में से मैंने एक पावर अलग कर ली, डिवाइडेड बाय 13। सर ये लिखा हुआ है 5, और यहां पर मैं इस 5 की पावर 98 को लिखूंगा, दैट इज 5 स्क्वायर की पावर 49, और सर ये हो जाएगा 25 की पावर 49, है ना, और 25 की पावर 49 होल डिवाइडेड बाय 13। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा सर? 25 डिवाइडेड बाय 13। मैं ये कर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि रिमाइंडर इज -1, बट -1 49 टाइम्स आएगा, और सर ये -1 इंटू 5 दैट इज -5 अपॉन 13। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रिमाइंडर इज -5। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो जोड़ दो। 8 इज अवर एफएनएफ। कितना आ गया सर आंसर? 8। ठीक है, अब उसने फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, तो कुछ नहीं सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, क्या बताया था आंसर? रिमाइंडर डिवाइडेड बाय नंबर। तो 8 अपॉन 13 इसका आंसर हो गया सर। ठीक है, कितने लोगों को आंसर समझ में आया? कोई अगर सोच रहा है कि बाइनोमियल, तो बेसिकली ये बाइनोमियल ही है। इस 25 को कैसे लिखा होगा आपने? 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 49 जो आपने लिखा है, इसको 5 की पावर 1 और 25 की पावर, सॉरी 25 की पावर 49 थी ना, और इस 25 को आपने लिखा होगा 26 माइनस 1 और पावर 49। अब आपने क्या किया होगा सर? बाइनोमियल से समझा रहा हूं। 26 की पावर 49 ऐसे चलता गया होगा, लास्ट टर्म आई होगी 49C 48, 26 की पावर 1, और लास्ट आया होगा 49C 49। इस इतने पूरे पावर में या इतने पूरे पार्ट में 26 आ रहा है, मतलब 13 भी आ रहा है। 13 इंटू एनी इंटीजर माइनस 49C 49 दैट इज 1, और सर ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1। अब इस 5 को अंदर भेजा तो 13 इंटू 5 इंटू एनी इंटीजर, तो एक नया इंटीजर I1 बोल दो, -5। तो 5 की पावर हमने 99 को ऐसे लिख लिया, है ना। और अब हमने बोला कि 13 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हमारा रिमाइंडर है, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए 13 जोड़ा तो दैट इज 8। अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 की पावर 403 डिवाइडेड बाय 15, जल्दी से। 15 और 2 की कोई पावर 15 के आसपास होती है? हां सर। 2 की पावर 4 दैट इज 16। 16 15 से एक दूर होता है, ठीक है। 16 बनाओ, मतलब 15 को ऊपर बनाओ, उसके लिए 16 का सहारा लो। और कोई भी लॉजिकल और ढंग का डाउट है तो जरूर पूछें प्लीज। वाई 5 कॉमन? बिकॉज जब तक आप 5 कॉमन नहीं लोगे तब तक यहां पर 25 नहीं बनेगा। तू खुद सोचना, 25 बनाने के लिए 5 की पावर 2 चाहिए तुझे, तो 5 की पावर 2 तो तब आएगी ना बेटा जब तू, ये देख, अब इसको लिख 5 स्क्वायर की पावर 49। अब यहां पे 5 स्क्वायर इसलिए लिख पाए क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसलिए ये 1 हटाना पड़ेगा अपने को एक, ठीक है ना। इसलिए 2 कॉमन जो चाहिए उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली। अब जैसे 16 बनाना है तो यहां पे 4 का मल्टीपल तुझे बनाना पड़ेगा, अब की बार 2 की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें कहां लिखा है कि दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है? लिखा कहीं नहीं है, समझना है खुद। लिखा कहीं ऐसे थोड़ी होता है कि ये लिखा ये कर दे भाई। मुझे पता चल गया है कि आपका नाम सचिन है, बहुत बढ़िया यार। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल का जवाब। मेरे ख्याल से इसका आंसर भी 8/15 आ रहा है। हाँ सर, बहुत आसान है। इसको हमने क्या किया, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया और 2 की पावर 400 डिवाइडेड बाय 15। सर दिस इज 2 की पावर 3 जिसको आप 8 बोल सकते हो, और सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 16 की पावर 100 और डिवाइडेड बाय 15। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 8, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1 की पावर 100
होल डिवाइडेड बाय 15, फाइनल आंसर आ गया सर 8/15। तो ये हमारा रिमाइंडर है। फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो 8/15 इज द करेक्ट आंसर। अब दो दो नंबर्स दे रखे हैं, 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022। कोई बात नहीं सर, 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022, इस पूरे को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकालो और जोड़ दो। रिमाइंडर्स को भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, मतलब अब हमें 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा यार 7 की कोई पावर 5 के नजदीक होती है? बोले हाँ सर, 7 की कोई पावर 5 के नजदीक नहीं होती, बट 7 की पावर 2 दैट इज 49, 49 होता है 50 माइनस 1। और मैंने कहा 3 की कोई पावर, सर ये तो बना बनाया पड़ा है। मैंने कहा यार कितने लोगों को दिखाई दिया कि 7 की पावर 2 और यहां पर 1011 एंड दिस इज 3 की पावर 2 और यहां 1011 होल डिवाइडेड बाय 5। सर ये जो आपको 49 दिखाई दे रहा है, इसको आप लिखोगे 50 माइनस 1 की पावर 1011, और सर इसको आप क्या लिखने वाले हो, दैट इज 9 है, तो दिस इज 10 माइनस 1 की पावर 1011। अभी हम बाइनोमियल वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल वाला रास्ता क्या बोलता है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 50 इंटू एनी इंटीजर माइनस 1, पहले वाला ब्रैकेट, और दूसरे वाला ब्रैकेट इज 10 टाइम्स एनी अदर इंटीजर माइनस 1। एंड अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये कैसे, 10 इंटू एनी इंटीजर माइनस 1 ही कैसे? तो वो तुझे एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा, अपने आप समझ में आएगा। और ध्यान से देखो सर, ये आ गया पूरा का पूरा 5, तो ये पूरा पार्ट 5 से डिविजिबल, ये पूरा पार्ट 5 से डिविजिबल, इन दोनों का एडिशन इज -2, या आप इस पूरे को लिख सकते हो 5 इंटू एनी इंटीजर -2 होल डिवाइडेड बाय 5। तो रिमाइंडर आ गया सर हमारे पास में -2, बट रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं बताते, इसलिए 5 जोड़ेंगे, आवर आंसर विल बी 3। 3 इज अवर एफएनएफ, है ना। आंसर कितना आ जाएगा सर 3। बट अगर आप इसको, ये कहानी समझ में आ गई है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरा देखना दूसरा रास्ता। सर ये लिखा हुआ है 49 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5, प्लस ये लिखा हुआ है 9 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। इसकी जगह सर 49 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। 9 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। सर ये पूरा रिमाइंडर आ रहा है -1, इस पूरे में भी रिमाइंडर आ रहा है -1, दोनों एक्सप्रेशन खुद एडिशन में है तो रिमाइंडर जुड़ जाएंगे, रिमाइंडर आ रहा है -2, बट इसको फाइनल आंसर करने के लिए हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, एक सवाल छोटा सा और पूछना चाहता हूं, जब मैंने 9 को 5 से डिवाइड किया तो मैंने यहां पे रिमाइंडर +4 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पॉजिटिव रिमाइंडर जाना है तो सर 4 की पावर, है ना, तो यहां पर 4 की पावर 1011 भी तो लिख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया ये बताइए बस। है ना, बस इतना बता दो कि मैंने -1 ही क्यों लिखा, वाई नॉट 4 की पावर 1011, जल्दी से। हाँ, क्योंकि सर वो नंबर बड़ा है, हमारा काम होता है कि 1 और -1 को लेकर आओगे तो आपके लिए डायरेक्टली आसानी है ना, सहानुभूति है आपके लिए। एक बोल रहा है फिर कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसा नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन वाले केस में नहीं जाओगे, फिर आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अभी फायदा क्या हो रहा है, जब आपके पास में रिमाइंडर 1 या -1 बचता है ना, तो 1 या -1 बच रहा है, तो आप देख रहे हो खूबसूरती क्या है, -1 की पावर 49, तो ये पूरा नंबर ही डिसॉल्व हो गया सर। थोड़ी देर बाद में वो नंबर्स भी आएंगे जब यहां पे बड़े बड़े नंबर बनने वाले हैं, है ना। तो जब भी बड़ा नंबर बनेगा तो हमें एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी फिर। ऐसा नहीं है बड़ा नंबर बनने से आंसर नहीं आता, सेम आंसर आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा, घबराओ मत। अभी तो क्या +-1 से तुम्हारा काम चल जा रहा है। अगले वाला जवाब बताओ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप +-1 नहीं बना पाओगे, तो उसमें हम +-2 या +-3 से जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जेई मेंस के हैं, ध्यान रखना प्लीज। छठा पार्ट जल्दी से बताएंगे सभी लोग। छठा पार्ट सर आसान है, मैंने कहा बिल्कुल आसान है भाई। आ जाइए।
तो सर 11 की पावर 1011 9 से डिवाइड करना है। अब यार मुझे थोड़ा अब देखो 11 की कोई पावर मैं सोच रहा हूं 121 होती है, वो 9 का कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा। तो आपको ऐसा नहीं है कि सोचते वक्त आप वहां रुक जाओ लगे हुए ढूंढने में। 11 को लिख सकते हो ना 9 + 2, आगे बढ़ो। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अब वो केस आ ही गया जिसकी मैं बात कर रहा था, 11 की पावर 1011। मैं एक बार इस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं, आप सिर्फ इसका जवाब बताओ। तो सर अब देखो +-1 नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे सर? 11 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, 2 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9। ये लो, +-1 होता तो आंसर सही आ जाता सर। बट अब ठीक है, 11 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। अच्छा, अब 2 की कोई पावर और 9 में कोई रिलेशन होता है सर? बिल्कुल होता है। 2 की पावर 3 का मल्टीपल, ध्यान से देखना, 2 की पावर 3, 3 3 जा 9, क्योंकि मुझे यहां पर 8 बनाना है। 8 को मैं -8 + 1 या 9 - 1 लिख दूंगा 8 को। तो यहां से हम आए बिकॉज 11 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। अब 2 की जगह मैं 8 बना रहा हूं, जिसके लिए मुझे 3 का मल्टीपल अलग करना है। तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 और 3 7 जा, ये लो। अब सर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 8 की पावर 337 और डिवाइडेड बाय 9। सर 8 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1 डिवाइडेड बाय 9, और यहां से हमारा रिमाइंडर ही सर -1 आ गया, ये लो। बट रिमाइंडर हम नेगेटिव बोलते नहीं है, तो इसलिए हम FNF क्या बोलेंगे सर? FNF इज -1 + 9 दैट इज 8, है ना? तो रिमाइंडर नेगेटिव मत बोलना। तो ये देखो, ये आपको वो एग्जांपल मिल गया जिसमें +-1 नहीं बन पा रहा। तो ये देखो यहां पर पहुंचे, अब एक बार और डिवाइड करना पड़ा, उसमें क्या है? ठीक है, अब कंप्लीट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन क्या था? दैट इज ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें था 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11, और इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? 1011 की पावर 11 का। मेरे ख्याल से इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, है ना? रिमाइंडर आ गया सर हमारे पास में 8। सर इसका रिमाइंडर आपको कैसे पता 0 आएगा? मैंने कहा देख लिया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि 1011 की पावर 11 और इसको 9 से डिवाइड करना है। चल ठीक है, एक काम कर, पहले इसको डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर, ऐसे सोचते हैं। तो 1011 को सर जब मैं 9 से डिवाइड करने गया तो 9 1 जा 9, यहां पे 1 1, फिर 9 1 जा 9, फिर ये आ गया 21, तो 9 3 जा 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर आ गया सर 3। तो 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब एक बात बता, 3 की पावर 11 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर यहां से रिमाइंडर 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 है ना? इसको ऐसे देख लो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9। सर दिस इज एज सेम एज 3 की पावर 1, दिख रहा है ना? मल्टीपल ऑफ 9 है यार। 9 की पावर 5 और दिस इज 9। सर 3 को जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 9 की पावर 5 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, तो ये लो सर, रिमाइंडर 0 आ गया। और वैसे भी दिख रहा है वो सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसकी पावर 11 जा रही है, तो 2 3 तो आ ही जाएंगे उसमें ऑब्वियसली। तो सर फाइनल आंसर हमारा 8 हो गया। क्यों? क्योंकि सर इसका रिमाइंडर 0 और इसका रिमाइंडर 8। अब ये वाला बताओ भाई, 17 से डिवाइड करना है तो 1690, पहले 1690 को 17 से डिवाइड करते हैं, जल्दी से बताना। 9 7 जा 63 हो जाएगा क्या? 17 इंटू 9,
दैट इज 153, और यहां पर आ गया 6, 160, फिर 9, तो यहां बच रहा है 7। रिमाइंडर से डायरेक्ट डिवाइड करने में तो 7 आ रहा है। अच्छा 7 से है, मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं, ओहो हो, ठीक है। तो 1690 को 7 से डिवाइड कर लो फटाफट। 7 2 जा 14, यहां कितना बचेगा 29, 7 4 जा 28, 10, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो मैं 1690 को 241 इंटू 7 प्लस 3 लिख सकता हूं, और 2608 को 2608 को 7 4 जा 28, हाँ सॉरी, 7 3 जा 21, 50, 7 7 जा 49, 18, 7 2 जा 14, तो 372 इंटू 7 प्लस 4, ठीक है भाई, ये ठीक है ना। हाँ, अब मैं सवाल को कैसे प्रोसीड कर रहा हूं वो देखना। 1690 की पावर 2608 प्लस 2608 की पावर 1690 डिवाइडेड बाय 7। इस पहले वाले नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 3, तो सर ये आ जाएगा 3 की पावर 2608, देखते रहना। और इस दूसरे वाले नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है सर ये लो। मैंने कहा अब कोई रास्ता है ना, अब कोई रास्ता है 3 की कोई पावर 7 के आसपास। हाँ सर 9 जो है वो 2 से थोड़ा सा दूर होता है, मतलब 7 9 जो है वो 7 से 2 यूनिट दूर होता है। और सर 4 की पावर 2 दैट इज 16, वो 14 से दूर होता है ना। या फिर मैंने कहा 27 28 माइनस 1 होता है, देख रहे हो जैसे ये दिख रहा है। तो 3 की पावर 3 27, 28 माइनस 1 लिख सकते हैं, 28 में एक होगा। और 4 की कौन सी पावर 64, 64, वो 63 प्लस 1 होता है, बहुत बढ़िया। बस फिर तो 3 की पावर 2608 प्लस यहां क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 1690 होल डिवाइडेड बाय 7। देखना भाई इस पार्ट को अलग से दिखा रहा हूं, इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा। मुझे 27 बनाना मतलब 3 का मल्टीपल, तो ये 8 और 8 16 नहीं, हाँ, तो इसको मैंने लिखा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2607, ताकि ये 3 का मल्टीपल हो जाए, है ना। और 3 का मल्टीपल अगर ये हो गया तो इसमें मैं 27 बनाता हूं, दैट इज 3 की पावर 3, तो 3 9 जा 20, कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, अरे यार 8 3 जा 24, 20, 18 और 9, 869 आ रहा है क्या जरा देखना। इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैंने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 आया, और 3 नंबर एज इट इज है, 3 को 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आएगा, तो सर ये पूरा आ रहा है -3। सर यहां से आप रिमाइंडर बोल सकते हो, रिमाइंडर आएगा 4। तो भाई साहब इसका रिमाइंडर तो आ गया है जी 4। अब इसका बताओ, तो सर 4 की पावर 1690 में, 4 की पावर 1690 में ये मेरे ख्याल से
और यहां जरा बताना 1690 मतलब मुझे क्या बनाना है, 64 बनाना है। तो 4 की पावर 3 बनाना है। 3 का मल्टीपल है क्या ये 16? नहीं है सर। तो 4 की एक पावर अलग कर ली, यहां पर मैंने लिखा 4 की पावर 1688। 16, 22 और 23। अरे 3 का मल्टीपल बनाना है ना, 4 क्यूब बनेगा तब बात बनेगी। हम्म। है, वही तो देख रहा हूं। तो ये कितना आ रहा है, 10 और 16, नहीं 15 बने तो बात बन जाए। तो 4 की पावर 16, 8, 14, 15, 15 और 3, 15 और 6, या 8, 9 ठीक रहेगा। हाँ हाँ, वही मैं सोचूं, ये क्या बदतमीजी है। देख रहे हो, 10 और 14, 24 हो तो गया यार, तुम भी अजीब आदमी हो। तो 4 की पावर 3, बेसिकली पीछे कितना बचेगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ये लो। तो सर ये आ गया 4 की पावर 1 एंड दिस इज 64 की पावर 563, और इस पूरे को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो। तो सर ये 4 एज इट इज, 64 में रिमाइंडर कितना आया सर, 1 है ना, 63 प्लस 1 होता ऑब्वियसली। तो सर यहां से हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 4। तो सर इसका रिमाइंडर भी 4 आ रहा है। तो इसका पूरा आंसर कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, रिमाइंडर इज फाइनली 1 भाई। रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1। 8 आंसर बोलोगे क्या तुम? डिवाइड कर रहे हो 7 से और आंसर बोल रहे हो रिमाइंडर 8, कैसी बात कर रहे हो? पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना सबको? 8 रिमाइंडर नहीं है भाई, 1 रिमाइंडर है। तो सर इसका आंसर आ गया हमारे पास में 1। इसका खुद कर लेना यार, 49 से डिवाइड करना है तो 7 बनाओ यहां पर। सो दिस इज 7 माइनस 1 की पावर 83। चलो ये भी बता ही देता हूं, और क्या है, 6 की पावर 83 प्लस 8 की पावर 83, जल्दी से। बहुत सारे सवाल करवा दिए भाई। 6 की पावर 83 प्लस 8 की पावर 83, किससे डिवाइड करना है बेटा? सर 49। तो 49 से अगर हमें डिवाइड करना है तो 7 को बनाओ ना, 7 जो है वो 49 का मतलब 49 का रिश्तेदारी है। और 7 यहां बहुत उछल उछल के बन रहा है, देखो दिस इज 7 माइनस 1 की पावर 83, और सर दिस इज 7 प्लस 1 की पावर 83। बस दिमाग में ये वाली चीज रखना कि आपको डिवाइड जो है वो 49 से करना है, तो मतलब आपको 49 मल्टीपल लेकर रहना है, ठीक है। डिब्बी दूंगा, घबरा मत। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्टली एक चीज लिख रहा हूं, अब उस पर चिल्लाना मत कि वो कहां से आया, चाहे टाइम ले ले अपना, एक्सपेंशन दोनों को लिख और दोनों को ऐड कर। एक a माइनस बी की पावर n वाला है, एक a प्लस बी की पावर n वाला है, बाइनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। दोनों का आंसर आएगा बेटा 2 टाइम्स 83c0 7 की पावर 83, फिर 83c2 वो वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बचेंगे जिनका लोअर सफिक्स इवन है, इसकी पावर आ जाएगा सर 81। ऐसे चलता जाएगा 83c82, और यहां पर आ जाएगा सर 7 की पावर 1, ठीक है। इससे पहले वाला नंबर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो होगा आपके पास में 83c80, और यहां बचेगा 7 की पावर 3। नाउ इन दिस केस जब हम 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कॉमन क्या लेके आना है, कॉमन क्या लेकर आना है? बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर पता है माइनस सॉरी 0 क्यों दिया? सर इसमें रिमाइंडर -1, इसमें रिमाइंडर +1, दोनों को ऐड किया रिमाइंडर 0। अबे 7 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं गोचू, 49 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 काहे बोल रहे हो भाई, जबरदस्त लोग यार तुम।
सर क्या इतने पूरे पार्ट में से 7 क्या पावर 2 कॉमन आ रहा है? क्या मैं इस इतने पूरे पार्ट को 49 इंटू इंटीजर लिख सकता हूं? क्योंकि इसमें 7 की पावर 1 ही है, इसमें 7 की पावर 1 है ना, इसमें 7 की पावर 1 है, तो इसमें से 49 कॉमन नहीं आ रहा। तो सर ये बाहर 2, और ये कितना होता है सर? ये होता है 83 इंटू 7, क्योंकि एनसी n माइनस 1 इज n बेसिकली। अब इसको अंदर भेजोगे तो सर दिस इज 49 एनी इंटीजर प्लस 83 इंटू 7 इंटू 2। अब इस पूरे को 49 से डिवाइड कर रहे हो तो सर ये लो, अब इस पूरे नंबर को 49 से डिवाइड करो, क्योंकि इतना पार्ट तो डिविजिबल बाय 49 हो गया। है ना, ध्यान से देखो उधर। है ना, तो सर इसको डिवाइड कर लेते हैं 49 से। मैंने कहा इसमें भी देख, एक काम करो छोटा सा, इस पूरे को 49 से डिवाइड करना है अपने को, तो पहले इसको डिवाइड कर। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो यहां रिमाइंडर कितना आ गया? बता दो भाई कितना आ रहा है रिमाइंडर इस पूरे को डिवाइड करने पर? 47 आ रहा है रिमाइंडर। अबे गजब लोग हो यार तुम। 83 इंटू 2 6, 166 इंटू 7, 49 से डिवाइड करना है, तो 49 3 जा 147, बहुत खतरनाक सा कुछ आएगा। थर्टी फाइव। हाँ नेगेटिव में लिख लो, पर उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको। नेगेटिव वाला मत बताओ, पॉजिटिव वाला बताओ। 35 कर दू लॉक। इस पूरे नंबर को 49 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? अच्छा वो मत कर देना भाई, 7, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। देखो 83 इंटू 7 इंटू 2 था, 49 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते रहना, मैंने क्या किया, एक 7 और एक 7 उड़ा दिया, उड़ा दिया बिंदास। अब मैं यहां से इसको डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, और 7 7 11 जा 77 ना, तो 77 प्लस 7 84, यहां पर रिमाइंडर आया -1, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर रिमाइंडर आ गया सर -2। अब -2 आया, बट मैंने एक 7 ऊपर नीचे कैंसिल किया था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर आ गया सर -14। बट -14 थोड़ी है, 49 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 49 में 14 और जोड़ दो, मतलब -14 में 49 जोड़ो, तो हाँ सर 35 आ गया। ठीक है, 35 सही है। तो मैंने एक 7 कैंसिल किया, तो जो भी रिमाइंडर आया उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -14 मेरा फाइनल रिमाइंडर है, बट फाइनल आंसर हमारा 35 कहलाएगा। देखते ही पावर टावर, जल्दी से। सर ये 64 की पावर 33, 32 की पावर 32 है, तो मैंने कहा देख 64 को तू कुछ भी लिख, 64 इज बेसिकली 63 प्लस 1, है ना। इसकी पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 32, है ना। तो जब आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो सर इधर डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा? ऑब्वियसली 1, और 1 की पावर 32 की पावर 32, तो सर रिमाइंडर कितना आ गया? 1। आसानी से, है ना। दिस इज कॉल्ड एज पावर टावर, इसको पावर टावर बोलते हैं।
यही सेम क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको 7 से भी डिवाइड किया गया था एक पार्ट में, एक जेई मेंस के सवाल में इसको 7 से भी डिवाइड किया गया था। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं रिमाइंडर इज 1? इसको 7 से भी डिवाइड किया गया था। हाँ सेम सवाल था, एक बार 9 से डिवाइड किया, चाहे जेई मेंस 2023 वगैरह में। अरे यार ये कौन है बार बार। सर ये लो, अब इसमें एक बढ़िया सवाल पूछता हूं, ध्यान से देना। हाँ एक बढ़िया सवाल, पावर टावर वाला, कि जब पावर का टावर बनना स्टार्ट हो जाए तो 32 की पावर 32 की पावर 32 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो फटाफट बताओ रिमाइंडर क्या होगा। इजी पीजी है, जल्दी से आओ। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ भैया अभी क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक। या तुम लोग मतलब सोचने पे वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? आंसर 4 आ गया। कैसे 4, एक बार समझाना जरा। और इतना ज्यादा लोग स्पैम भी कर रहे हैं कि आंसर 4 है। क्या पहली बार में आंसर आ जाएगा? इस बार तो हमारा आंसर 1 इसलिए आ गया ना भाई, क्योंकि जब 1 बच रहा है, तुम मुझे पहले आराम से बताओ, इसमें जल्दबाजी नहीं करते हैं, मैं लेक्चर 2 की जगह 3 और ले लूंगा, कोई बात नहीं। बट जब ये 1 बच रहा है तो इसकी पावर 32 की पावर 32 भी है। अब चाहे पावर कुछ भी हो, 1 की पावर समथिंग इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर इज 1। इस केस में बेटा जी जब आप, ये अच्छा सवाल मैंने बोला था, तुमने शायद उस बात पे ध्यान दिया नहीं, तुम्हें लगा कि सर एक लाइन में आंसर देना है। तो जब आप 32 को डिवाइड करते हो की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, तो भाई जब 32 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, बट इसकी पावर 32 की पावर 32 तो है ही, तो तुमने आंसर मुझे 7 बोल दिया सीधा सीधा, मतलब सॉरी 4 बोल दिया। ये पावर नहीं दिख रही? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर पता है हर बार क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों के तो दिमाग में मिसकंसेप्शन ये है कि सर हर बार इस पावर को इग्नोर ही कर दे रहे हैं, 64 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। बेटा वो तेरी किस्मत ठीक है, समझ में आया? अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही होता तो मैं 3 को 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 बोलता ना, 4 क्यों बोल रहा हूं फिर मैं? 3 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 कैसे आया? 3 बोलना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोच के जवाब दीजिए प्लीज। अब सर मुद्दा ये बचा कि 4, तो मैंने कहा देख यार इस 7 को ऊपर बनाना है, तो 4 की कोई पावर 7 के नजदीक होती है? बोले हाँ सर, 4 की पावर 3 वो होती है सर 64, और उसको हम लिखेंगे 63 प्लस 1। अब मुझे यहां पर पावर 3 चाहिए। अच्छा, मुझे इस पावर में से 3 अलग करना है। अब सवाल देखो कहां फंसा, समझ में आया? अब इसमें से 3 अलग करना है, बट सर हमें इस पावर का नेचर नहीं पता कि 3 अलग होने के बाद में, जैसे मान लो अगर 4 की पावर ऐसी होती कि 4 की पावर लेट से 28 हो डिवाइडेड बाय 7, फिर 4 की पावर 29 हो डिवाइडेड बाय 7, या 4 की पावर 30 हो डिवाइडेड बाय 7, तो जब 4 की पावर 28 होती है तो उसमें से 4 की पावर 27 एक 1 डिवाइडेड बाय 7, तो देखो ये क्या बनेगा सर, इसको हम लिखेंगे दैट इज 4 की पावर 3 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 1। ये लो सर, ये बना कितना 64, और जब इसको डिवाइड करोगे 1, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 की पावर 3 इज 64, 64 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 1, और ये 4 एज इट इज। तो इस केस में सर रिमाइंडर आ रहा है 4।
अगर यहां से 4 की पावर 3 का मल्टीपल अलग करने के बाद में पीछे अगर 4 स्क्वायर बच रहा है तो इस केस में रिमाइंडर आया 1, यहां आएगा 16 7, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सर रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना। और डायरेक्टली अगर ऐसा कुछ है तो सर बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्टली ये पावर अगर 3 की मल्टीपल है तो सर इसका रिमाइंडर 1। तो सर ये जो पावर है ये किस टाइप की है उसके बेसिस पे रिमाइंडर डिसाइड होगा। कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो मुझे 3 का मल्टीपल अलग करना है, समझ गए। तो मुझे 32 की पावर 32 में से 3 का मल्टीपल अलग करना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो 32 की पावर 32 में से मुझे 3 का मल्टीपल अलग करना है। इसमें 3 का मल्टीपल तो अलग होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कैसे, इस 32 को लिखो 33 माइनस 1 की पावर 32। क्या मैं इसको 33 इंटू एनी इंटीजर प्लस 1 लिख सकता हूं? देख लो आराम से। इस पूरे को क्या मैं 33 इंटू एनी इंटीजर प्लस 1 लिख सकता हूं? कैसे सर? मैंने कहा देख, ये पहली टर्म आएगी 32C0 33 की पावर 32, फिर माइनस 32C1 33 की पावर 31, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म आएगी बेटा 32C 31 33 की पावर 1, और यहां पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, दिस इज माइनस, और प्लस आएगा 32C 32। इस पूरे में से 33 मैंने कॉमन ले लिया, और ये वाली वैल्यू जो है ये एक इंटीजर बन गई। ठीक है, तो मतलब सर ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, ये पावर इज 33 इंटू इंटीजर बोलो या 3 इंटू एनी इंटीजर बोलो, प्लस 1 है। मतलब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू एनी इंटीजर आ जाएगा सर ये। तो सर ये 4 इंटू दिस इज 64 की पावर इंटीजर एंड डिवाइडेड बाय 7। अब सर 4 को 7 से डिवाइड कर रहे हो 4, 64 को 7 से डिवाइड कर रहे हो 1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया सर। दिस इज अवर एफ। समझ में आया? रिमाइंडर 1 नहीं है जी, रिमाइंडर 4 है। तो ये जो पावर थी ना 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको आपको देखना था कि इसमें से 3 का मल्टीपल अलग करने के बाद में पीछे कितना बच रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसको घर पे जाकर रीअटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस आपको घर पे जाकर रीअटेम्प्ट करने ही करने हैं हर हालत में। मैथ इज वेरी हार्ड बाबा, है ना। वन किस बेसिस पे बोल रहे थे मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ये पावर आपको देखनी पड़ेगी ना भाई। क्योंकि आप देखो ना, पावर में से 3 का मल्टीपल अलग करने के बाद में अगर 1 बच रहा है तो रिमाइंडर 4, 3 का मल्टीपल अलग करने के बाद में 4 की पावर 2 बच रहा है तो रिमाइंडर 2, और 4 की कोई पावर नहीं बच रही तो रिमाइंडर 1। ठीक है, दिस इज वो ये डिब्बी पी, दिस इज योर होमवर्क। 49 इसके अंदर बनाना है, 49 नहीं बने तो कोई बात नहीं, है ना। 49 अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, 49 मतलब 7 बना सकते हो। और एक बढ़िया चीज दिख भी रही है, दैट इज 21 माइनस 2 और 21 प्लस 2, और 21 में 7 होता है, 7 49 का रिश्तेदार है। ये एनसीईआरटी के भी कुछ चीजें हैं, है ना। ये एनसीईआरटी की कुछ चीजें हैं, जरा देखना फटाफट। सर एनसीईआरटी की कुछ चीजें मतलब कि x माइनस वाई, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस वाई।
x माइनस एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है वो x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होगा, प्रोवाइडेड ये एक नेचुरल नंबर हो, ठीक है। और x की पावर n प्लस वाई की पावर n, अगर n एक ऑड नेचुरल नंबर है तो वो हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। सर ये कैसे? इन दोनों में से एक चीज प्रूव कर देता हूं, दूसरा आप देख लेना खुद। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाला, इसको प्रूव करते हैं। x की पावर n प्लस वाई की पावर n है, किससे डिवाइड करना है हमें? x प्लस वाई से डिवाइड करना है ना। चलो तो इसमें x प्लस वाई बनाओ भाई। तो x की पावर n y की पावर n को मैंने पता है कैसे लिख लिया? x प्लस वाई माइनस वाई की पावर n और प्लस वाई की पावर n लिख सकता हूं ऐसा, देखते रहना। हाँ सर, अब ये वाला मेरा फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है, ये सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। nc0 फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर n माइनस nc1 फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर n माइनस 1 और सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर 1, इसीलिए यहां पर एक माइनस साइन आ गया है, प्लस nc2 फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल की पावर n माइनस 2 और सेकंड प्लेस वाले वेरिएबल की पावर 2। हमें इस पूरे को डिवाइड करना है x प्लस वाई में से, मतलब x प्लस वाई से डिवाइड करना है, तो मैं इस पूरे में x प्लस वाई बना रहा हूं। मैंने x की पावर n को ऐसे लिखा, y की पावर n को छेड़ा भी नहीं। अब x की पावर n को x प्लस वाई माइनस वाई, तो ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये अभी भी x की पावर n लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर x प्लस वाई बना रहा हूं। ऐसे एक्सपेंड करते गया, कौन कौन सी टर्म्स होंगी जिसमें x प्लस वाई प्रेजेंट होगा? सर x प्लस वाई यहां तक प्रेजेंट होगा, nc n माइनस 1 तक, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1, और यहां पर हमारे पास में आएगा माइनस वाई की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म आएगी सर जिसमें हमारे पास में x प्लस वाई प्रेजेंट नहीं होगा, और ये वाला जो इंसान है जिसको आपने छेड़ा भी नहीं, ये एज इट इज यहां बैठा है, ठीक है। अब जरा देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस इतने पार्ट में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है? भाई कैन आई राइट दिस एज x प्लस वाई इंटू एनी इंटीजर? क्यों? इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, सेकेंड लास्ट टर्म तक x प्लस वाई बैठा है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया, पीछे बचे हुए सारे इंटीजर्स हैं। और सर यहां हमारे पास में क्या बचा? एनसीएन की वैल्यू होती है भाई साहब 1, तो माइनस वाई की पावर n और प्लस वाई की पावर n बच गया। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल तभी होगी जब n ऑड होगा, क्योंकि जब n ऑड होगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू 0 तभी आएगी जब n क्या होगा? 0 व्हेन n इज ऑड। तो जब n ऑड है तब इस पूरे की वैल्यू 0 आ रही है, ये पूरा गायब हो गया मान लो, तो पीछे x प्लस वाई इंटू एनी इंटीजर आ गया, तो इस पूरे में से x प्लस वाई मैंने कॉमन ला के दिखा दिया, रिमाइंडर वाली जगह क्या बच रहा है? 0। तो जब n ऑड होता है तब उसमें से x प्लस वाई का फैक्टर कॉमन आ सकता है। आपने देखा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5, इन सब में से x प्लस वाई कॉमन निकल के आता है, और इसमें से तो हमेशा x माइनस वाई कॉमन निकल ही आएगा, चाहे n कुछ भी हो, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है सर? मैंने कहा देख, सेम इस तरीके से अगर तू इसको सोचता, इसको ऐसे लिखता, अब की बार x माइनस वाई बनाना है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल, इसको सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल मानते हुए जब तू ओपन करता, तो nc0 x माइनस वाई की पावर n, फिर nc1 x माइनस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, ऐसे चलता जाता। लास्ट टर्म या सेकंड लास्ट टर्म आती ncn माइनस 1 x माइनस वाई की पावर 1 और y की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म आती बेटा ncn y की पावर n, और माइनस साइन के बाद में y की पावर n ऐसे बैठा है। तो अब चाहे n ऑड हो या इवन हो, ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती, इन सब में से x माइनस वाई कॉमन आ जाता, तो x माइनस वाई हमेशा इसका एक फैक्टर होता। सर ध्यान रखने वाली बात यह है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय
x माइनस वाई, ठीक है ना, और x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, प्रोवाइडेड n क्या होना चाहिए सर, ऑड होना चाहिए। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका कई बार डायरेक्टली यूज भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं जैसे ये कोई भी रैंडमली मैंने एक नंबर लिख दिया, तो आपका हिंट किस तरीके से वर्क करेगा कि सर जब भी हमें कभी दो टर्म्स एडिशन में दिखाई दे या सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे, दोनों की पावर सेम हो, तब हमें यह सोचना है एक बार। जैसे अब ये एक नंबर है, x ये हो गया, y ये हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, क्योंकि बेसिकली आया ये भी बाइनोमियल थ्योरम से ही है। तो एक छोटा सा रिजल्ट याद कर लिया भाई, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2017 माइनस 2009। सर 9 में 8 जोड़ा तो 17 होता है क्या, तो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, ये हमेशा 8 से डिविजिबल आएगा सर, है ना। तो मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं कि भाई बताओ जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है, तो सर अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है मतलब ये 4 से डिविजिबल तो है ही, तो रिमाइंडर सर 0 आ गया। समझ रहे हो, तो ये वाली बातें ध्यान रखिएगा प्लीज। अब इसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन भी देख लो, जैसे अब ये सवाल है, अब यहां पर मुझे वो डायरेक्ट फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है जहां पे पावर सेम सेम है और नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने किसके लिए बोली, व्हेन वी हैव x की पावर n माइनस वाई की पावर n या फिर x की पावर n प्लस वाई की पावर n, मतलब पावर सेम है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सर यहां बात चल रही है कुछ 34 14 34 14 34 14 ऐसा कुछ चल रहा है, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 19 और 7, 19 और 7 कितना होता है, 19 और 7 नहीं सर कुछ नहीं होता है, मैंने कहा ठीक है। 25 में से, अच्छा 17 और 8 25 हो गया ना, तो मैंने क्या किया, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे दिखने के लिए बोला 25 की पावर 190 माइनस 8 की पावर 190, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लेकर कि 19 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो इतना एक्सप्रेशन है, दिस इज x की पावर n माइनस y की पावर n, ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय सर दैट इज x माइनस y, और 25 में से 8 गया सर, ये पूरा का पूरा 17 से डिविजिबल है, और सिमिलरली सर ये भी 17 से डिविजिबल है, 19 में से 2 गया 17 से, तो मतलब ये पूरा नंबर 17 से डिविजिबल है सर, ये बात क्लियर होगी। दिस इज डिविजिबल बाय 17। अब 17 का जिक्र तो सर 14 का जिक्र हो रहा है, दैट इज 7 इंटू 2, 17 का जिक्र नहीं हो रहा, 34 का जिक्र हो रहा है, तो मतलब मैंने इस पूरे को 17 से डिविजिबल शो कर दिया। अब 34 से डिविजिबल बनाने के लिए मुझे सिर्फ इसको 2 इवन नंबर और शो करना है कि ये डिविजिबल बाय 17 है और साथ में ये इवन नंबर है, तो डिविजिबल बाय 2 भी हो गया, तो डिविजिबल बाय 2 इंटू 17 दैट इज 34 हो जाएगा। अब कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक इवन नंबर है, कैसे सर, किसी भी ऑड नंबर की पावर, कोई सी भी पावर हो, तो ऑड नंबर की पावर ऑड, ऑड नंबर की सॉरी, और ऑड नंबर की पावर ऑड। यहां देखो क्या ये इतना इवन है, अरे ऑड की पावर कोई भी नंबर
ऑड की पावर कोई भी नंबर, तो ऑड नंबर की पावर कुछ भी रख दो, दैट इज ऑलवेज ऑड। ऑड माइनस ऑड, ऑड। सर ये क्या लिखा हुआ है, इवन प्लस माइनस इवन, तो सर ये भी इवन, ये भी इवन, ऑड माइनस ऑड वो भी इवन, ये नंबर पूरा कलेक्टिवली और ये दोनों सब इवन है, तो सर ये पूरा नंबर इवन भी तो है। अगर ये इवन है और डिविजिबल बाय 17 है, तो सर ये पक्का नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 34, है ना। और 14 से डिविजिबल होने के लिए सर ये 2 से डिविजिबल है, बट 7 से डिविजिबल होने वाला कोई हमें यहां से प्रूफ या फिर हमें कोई बोलते हैं ना ऐसी चीज मिली नहीं जिससे हम, जिसके बेसिस पे हम इसको 14 से डिविजिबल बोल सकें। तो ये सवाल भी पूछा गया। अब देखो ये वाला सवाल, दोनों की पावर सेम सेम है, अभी मैंने जो एक सवाल करवाया था ना वैसा कुछ सोच के आइएगा, सवाल होमवर्क है। x की पावर n, y की पावर n। जिन लोगों के पास में नोट्स हैं उसमें ये वाली लाइन लिख लीजिएगा प्लीज, ये मेंशन्ड नहीं है उसमें, ठीक है। ये दोनों बातें लिख लीजिएगा साइड में कहीं पर कॉर्नर में, ठीक है भाई। अब जैसे इस प्रकार के सवाल होते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है, जिसमें उसने n की वैल्यू डालकर नहीं दी, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया n का, और वो बोल रहा है कि 144 से डिविजिबल बनाना है आपको। 144 मतलब 12, 12 का रिश्तेदार। 13 मतलब सर 13 की पावर में n है, तो 13 इज बेसिकली 12 प्लस 1, तो इसको 12 प्लस 1 लिखकर ओपन कर देना बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। और वैसे ही सर यहां पर जैसे वो बोल रहा है कि इस पूरे को शो करो कि ये पूरा हमेशा 43 से डिविजिबल होगा, और n कोई भी नेचुरल नंबर है ना। तो अगर आपको शो करना है दैट मीन सर 43 बनाना है अपने को। तो मैंने कहा यार 43 कहीं बना सकते हैं क्या सर, ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, बट मुझे यह समझ में आ रहा है कि 43 इज बेसिकली 49 माइनस 6। अब आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सर 43 से डिविजिबल शो करना है, 7 की पावर दे रखी है और 6 की पावर दे रखी है, एक कनेक्शन मिला। तो मैंने 7 की पावर, इस पूरे को ऐसे लिखा, देखो इसको तो नहीं छेड़ रहा हूं, 6 की पावर n प्लस 2 रहने दे रहा हूं, इसको मैंने ऐसे देखा, दिस इज 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 1। ये लिखा हुआ बेटा 49 की पावर n, और 49 को आप 43 प्लस 6 लिख सकते हो। तो सर ये देखो 43 पिक्चर में आ गया, क्योंकि उसी से डिविजिबल शो करना है, और 7 और 6 का रोल चले जा रहा है, दिख रहा है सबको। अब जैसे ही मुझे यहां पर दो टर्म्स दिखाई दी, बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो भैया, ये लो NC0 43 की पावर n प्लस NC1 43 की पावर n माइनस 1 6 की पावर 1। इसमें से कितने पार्ट में 43 आएगा सर, जहां तक 43 की पावर बचेगी दैट इज सेकेंड लास्ट टर्म तक, और इसमें एक लास्ट टर्म आएगी जिसमें 43 नहीं होगा, ठीक है सर। ये लो, और बाहर हमारे पास में 7 बैठा है एक, और प्लस 6 की पावर n प्लस 2 बैठा है। अब जरा देखना, क्या मैं इस पूरे को, इतने कचरे को तो हटा सकता हूं। बेसिकली सर दिस इज नथिंग बट 43 इंटू एनी इंटीजर, क्योंकि सभी में से 43 कॉमन आ रहा है। पीछे ये कितना बचा सर, ये बचा NCN 1 होता है बेटा 6 की पावर n, और बाहर हमारे पास में एक 7 रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा 7, और प्लस सर यहां पर एक 6 की पावर n है और एक 6 की पावर 2 है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं इस 7 को अंदर भेजूंगा तो ये आ जाएगा सर 43 7 इंटू एनी इंटीजर, दिस इज इंटीजर। फिर जब ये इधर जाएगा तो दिस इज 7 इंटू 6 की पावर n, और ये वाली टर्म बोल दे भाई, तो सर दैट इज 36 इंटू 6 की पावर n। अब इन दोनों में से 6 की पावर n कॉमन लो, 36 प्लस 7 दैट इज 43, और इसमें भी 43 है, तो दिस इज 43 इंटू एनी इंटीजर 6 की पावर n, 36 प्लस 7 दैट इज ऑल्सो 43। तो सर ये पूरा 43 इंटू एनी इंटीजर प्लस 6 की पावर n लिखा हुआ है, और सर ऑब्वियसली ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में से 43 कॉमन लाकर दिखा दिया। तो जैसे ही 43 कॉमन आया, 43 इंटू एनी इंटीजर प्लस रिमाइंडर वाली जगह कौन है, 0। तो जब रिमाइंडर 0 है दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 43।
तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं जिसमें एन वाला एक्सप्रेशन हो, तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको वहां बनाओ, सिनेरियो एकदम सेम है। ठीक है भाई, लास्ट डिजिट और फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट हमारा बच गया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। कुछ डू इट बाय योरसेल्फ दे रहा हूं, तो ये रिमाइंडर वाला जो पार्ट है इसको प्लीज 100% आज ही कंप्लीट करेंगे घर पे जाकर। ठीक है, हाँ, आज ही घर पर जाकर ये रिमाइंडर वाला पार्ट अगली क्लास तक सारा क्लियर होना चाहिए। वेदर आप बाइनोमियल थ्योरम से जाते हो, वेदर आप हर एक पार्ट को डिवाइड कर करके करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिपीट करो भैया, 100% क्वेश्चन आएगा। पूरा इतना बड़ा चैप्टर हमने 10-12 लेक्चर अपने इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से एक पार्ट से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और वही पार्ट अगर हमारा कमजोर रह जाए तो उससे भी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए जिनको समझ में आया वो प्रैक्टिस करें, जिनको कम समझ में आया वो दोबारा रिवाइंड करके देखें कि यार मैं ऐसे जाता तो क्या होता, मैं अगर इसकी जगह रिमाइंडर -2 लिखता तो क्या होता, मैंने कहां पर क्या गलती करी, सारी चीजें देखनी है। तो इसलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 84 तक। नाउ रिमाइंडर वाले सवाल देख लीजिएगा प्लीज। 85, 86, 87 में 2 पार्ट है, 88। ठीक है, फिर व्हेन वी हैव 89, 90, 91, 92, ये देखो किससे डिवाइड करना है, 100 से। 100 मतलब 10, 10 मतलब सर यहां पर 11 की जगह 10 बनाएंगे। और फिर एक ही बम्पर सवाल, सारे के सारे, हर एक का आंसर भी मेंशन्ड है। ठीक है भाई, फिर ये लो, ये भी रिमाइंडर वाले ही हैं। ये पावर एन वाला किससे डिवाइड करना है सर, 9 से। 62 दे रखा है सर, 63 - 1 लिखो इसको, बस खेल खत्म, क्योंकि 63 में एक 9 होता है। ठीक है भाई, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। रिमाइंडर वाले में मैंने बहुत अच्छे से टाइम देकर तुम्हें पूरा समझाया भाई। प्लीज घर पे जाकर रिवाइज कीजिएगा प्लीज। ठीक है, कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप घर पे जाकर प्लीज रिवाइज कीजिएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेशल आपको निकालना है रिमाइंडर के सवालों के लिए आज। ठीक है, प्रॉमिस कर दो फटाफट। एक एक सवाल का आंसर मैच होना चाहिए, चाहे बाइनोमियल से चाहे किसी भी मल्टीपल चीजों से करो। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। काफी दिनों बाद में लाइव क्लास लेकर मुझे बड़ा मजा आया भाई। अभी एक लेक्चर हमारा और लगेगा जिसमें हम बात करेंगे बचे हुए बाइनोमियल थ्योरम की, देन वी विल मूव टू कहां पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।